नमस्कार, सभी पेंशनर्स का स्वागत करते हैं एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त ये आप सभी के लिए बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, EPF और EPS सैलरी लिमिट 21,000 रुपये तक बढ़ सकती है। इसको लेकर हम सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सैलरी लिमिट अटक रही थी, सेलिंग अटक रही थी, वो सीलिंग दोस्तों हम सभी के लिए हटने वाली है। 21,000 रुपये तक की आपकी जो सैलरी लिमिट है वो होने वाली है, जिससे अब दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप लोगों को क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस की ओर से बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। EPFO मेंबर्स को तोहफा देने जा रहा है श्रम मंत्रालय। ज्यादा पेंशन पाने का आप सभी के लिए रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका जो PF कट रहा है तो श्रम मंत्रालय आप सभी की हायर पेंशन को लेकर रास्ता साफ करने वाला है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी अपडेट है। फर्स्ट ब्रेकिंग के तहत आप सभी के लिए केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किया है शानदार तोहफा। सभी को मिलेगा शानदार फायदा। तो आखिरकार कौन सी नई योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिससे बड़ा लाभ फायदा आप सभी को कैसे मिलेगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट आया है। मुख्यमंत्री का आदेश जारी हो चुका है। जी दोस्तों, यूपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली पर जारी किया है ताजा आदेश। ये आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो EPF और EPS पेंशन सैलरी लिमिट 21,000 रुपये तक आप सभी के लिए बढ़ सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। अगर आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि EPS के तहत योगदान कर रही हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सरकार EPF के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो EPF और EPS सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों की EPF और EPS योगदान पर पड़ेगा, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं इस बारे में क्या असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा, क्या बदलाव होने वाले हैं विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है तो वह EPS का हिस्सा नहीं बन सकता, भले ही वह EPF में योगदान कर रहा हो। लेकिन यदि सरकार EPF वेतन सीमा को 21,000 रुपये तक बढ़ा देती है तो जिन कर्मचारियों का बेसिक 15,000 से अधिक है वे EPS योजना में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब कि अब अधिक कर्मचारी EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। जैसे ही दोस्तों वेतन सीमा बढ़ेगी वैसे ही EPS योगदान में वृद्धि होगी। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये तक है तो 8.33% का योगदान EPS में 1,250 रुपये तय किया जाता है। बाकी पैसा EPF में जाता है। लेकिन अगर वेतन सीमा 21,000 रुपये हो जाती है तो EPS में 1,749 रुपये का योगदान किया जाएगा, जिससे EPF में जमा होने वाली राशि कम हो जाएगी। अब उदाहरण के लिए बात करें तो यदि कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपये है तो अब उनका EPF में योगदान 1,251 रुपये और EPS में योगदान 1,749 रुपये हो जाएगा। तो पेंशन वृद्धि की बात करें तो इस वेतन सीमा में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में मिलेगा। वर्तमान में EPS पेंशन की गणना 15,000 रुपये तक की सैलरी के आधार पर की जाती है। लेकिन अगर वेतन सीमा 21,000 रुपये कर दी जाए तो पेंशन की गणना 21,000 को आधार मानकर की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य सेवा काल जो है वो 30 साल है और वह 60 महीनों के अधिकतर 15,000 से अधिक की सैलरी प्राप्त करता है तो वर्तमान में उसकी पेंशन जो है 6,857 रुपये प्रतिमाह होगी। जबकि यहाँ पर 32 साल की सेवा गुणा 15 के भाग देंगे तो ये आप सभी के लिए आएगा। लेकिन यदि वेतन सीमा जो है वो 21,000 रुपये तक बढ़ा दी जाती है तो पेंशन की गणना 21,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी के आधार पर की जाएगी, जिससे उसे 9,600 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यानी कि तकरीबन 3,000 रुपये की पेंशन की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये सैलरी लिमिट 21,000 रुपये करने को लेकर नया प्रस्ताव आया है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है, ये विचाराधीन प्रस्ताव बताया जा रहा है। लेकिन ये प्रस्ताव अगर लागू हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा और उन्हें अधिक पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद मिल सकेगी। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।
वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश आया है। यूपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर जारी किया है सरकार ने ताजा आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 नवंबर 2024 को जारी किए गए शासन आदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों के खाते में धनराशि का पुरानी पेंशन योजना खाते में हस्तांतरित और लेखांकन संबंधी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में धनराशि का समायोजन, राज्य सरकार के योगदान का लेखा शीर्ष में स्थानांतरण और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया गया है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर नया अपडेट जारी किया गया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अब दोस्तों एनपीएस में पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित करने का विकल्प, जी हाँ दोस्तों, जिन कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कवर किया गया था, जो उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट 1961 के तहत आने के पात्र हैं, उन्हें एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये विकल्प केवल उन पदों के लिए लागू होगा जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले की अधिसूचित थी। तो कर्मचारियों के अंशदान के समायोजन की बात करें तो कर्मचारियों के अंशदान की धनराशि को जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। जीपीएफ खाते में जमा धनराशि पर ब्याज दिया जाएगा और उसे वैध रूप से प्रमाणित भी किया जाएगा। अब राज्य सरकार के अंशदान के समायोजन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार का अंशदान लेखा शीर्ष के तहत जमा किया जाएगा। 2071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ एक सिविल 19 यहाँ पर जो है 911 अधिमुक्तियों की कटौती 03 एनपीएस के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान है। इसके अतिरिक्त सरकारी अंशदान से अर्जित आय भी निर्धारित लेखा शीर्ष में आप सभी के लिए दर्ज की जाएगी। एनपीएस खाते में निवेश से अर्जित लाभ जो अंशदान तथा वसूली के तहत राजकोष में आप सभी के लिए जमा किया जाएगा। और पेंशन निदेशालय की भूमिका को लेकर बात करें तो संबंधित कोषागार से धनराशि स्थानांतरित करने के बाद पेंशन निदेशालय इसे सीआरए पोर्टल का सत्यापित करेगा। सरकारी अंशदान और अर्जित आय को राजकोष में समायोजित भी किया जाएगा। वहीं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश इसके लिए बात करें तो सामान्य भविष्य निधि खाता हम सभी के लिए खोला जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा जीपीएफ खाते खोलने के लिए उत्तरदायी होंगे और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कोषागार को यह जानकारी दी जाएगी। वहीं डेटा सत्यापन की बात करें तो कोषागार एरर रेफिकेशंस मॉड्यूल का उपयोग करके एनपीएस खाते की धनराशि सत्यापित करेगा। सत्यापित आंकड़ों को पेंशन निदेशालय को भेजा जाएगा। वहीं पासबुक अपडेट को लेकर बात करें तो संबंधित विभाग द्वारा जीपीएफ खाते में ब्याज जोड़ते हुए पासबुक को नियमित रूप से अपडेट भी किया जाएगा। वहीं सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारियों के मामलों की बात करें तो जिन कर्मचारियों पहले ही सेवा में सेवानिवृत्ति ले ली थी वह पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो रही हैं, उनके मामले में राज्य सरकार के अंशदान और अर्जित आय को ब्याज सहित राजकोष में जमा किया जाएगा। इसको लेकर ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो एक बेहद और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बैठक हुई है, उनकी मांग को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की और इसी को लेकर रायबरेली में बैठक के तहत आप सभी के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर में चल रही संघर्ष के तहत रायबरेली में एक सभा का आयोजन दोस्तों आप सभी के लिए किया गया। यह सभा रामकृष्ण इंटर कॉलेज में जिला अध्यक्ष जेपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें विभिन्न राज्य और प्रांतीय पदाधिकारी जो थे वो उपस्थित रहे थे, जिसमें राष्ट्रव्यापी पेंशनर्स बचाओ महाअभियान के पोस्टर के तले ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उप प्रत्यक्ष रायबरेली के बैनर के तले आप सभी के लिए इस सभा का आयोजन किया गया। नेशनल एजुकेशन कमेटी के वीरेंद्र सिंह जी राजावत यहाँ पर उपस्थित रहे थे और पेंशन धारकों के लिए आगे आने वाले समय में ईपीएस पेंशनर्स की मांगों को सरकार से और ईपीएफओ से किस तरीके से पूरी करवानी है, इसको लेकर आंदोलन कैसे करना है, यह रणनीति आप सभी के लिए रायबरेली की बैठक में तैयार की गई, जो कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो मांग है वो मंजूर करवाने के यहाँ पर आगे के रास्ते इस बैठक के अंदर खोजे गए। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है।